कोई आउट ट्विस्ट ला दे क्या? हाँ नहीं, इतना अच्छा है भैया। केवी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ। इसका रीजन मत पूछना, ऐसा क्यों किया गया। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं है। हाँ ना। ठीक है भाई। क्या चाहिए? कल ही बता देते हैं, तो आज बता को रात भर का, और ऐसे तो रात भर तुम लोग सोए हो तो कोई ज्यादा अंतर हुआ नहीं है ना। तो आज आज पढ़ोगे ना, तो आज से सिर्फ थर्म पढ़ लो, है ना, ज्यादा कुछ टेंशन तो है नहीं। एग्जाम से पहले बताए ना, आज कल बताते तो ठीक रहता क्या? कल 12 बजे ही बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना। कि देखो ऐसा है, या 2 घंटे एकदम 3 बजे से पहले 2 बजे आता है मैसेज, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, तुमको धक से लगता है ना। मतलब वो ऐसी स्थिति में तुमको दुख भी होता है और सुख भी होता है। और जब दुख और सुख दोनों होता है ना, तो वो आदमी मर जाता है। वो कौन आदमी था पता है किसी को? महाभारत में एक कैरेक्टर है जिसको दुख और सुख एक साथ हुआ था, उसका डेथ हो गया था, पता है? दुर्योधन। दुर्योधन को श्राप मिला था कि जिस दिन उसको दुख और सुख सेम समय में फील होगा ना, उसी समय उसका डेथ हो जाएगा। अरे वो अंतिम नहीं पता है, लास्ट में अश्वत्थामा जो था, पता नहीं लोग कहाँ खींच के लेके जा रहा है हमको। लास्ट में जो अश्वत्थामा था, उसने पांडव के पांचों पांच बेटे थे, है ना, अर्जुन के, उसके पांचों बेटों को मार दिया था। और मार करके लाया था, मतलब उसको हत्या करके लाया था किसके पास? दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन को उस समय खुशी भी हुआ और दुख भी हुआ। क्यों हुआ? खुश इसलिए हुआ ना, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जिसको मार करके लाया है ना बक्से में बंद करके, वो पांडव लोग हैं। और जब पता चला ना कि नहीं, तो उसके बेटे को इन लोगों इसने मार दिया है, तो उसको तुरंत दुख हुआ, क्योंकि उसको लगा कि यार हमारे जनरेशन में तो कोई बचेगा ही नहीं। भले वो एंटी पार्टी था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि बेटों को मार दिया जाए। तो उसको एक ही समय दोनों फील हुआ ना, इसलिए तुरंत वो मर गया था। ऐसा। तो तुम लोग को साथ यही करना चाहिए था मेरे को, है ना। ठीक है। चलो लिखो, ये पॉइंट लिखो ना उसके नीचे, कल जो पढ़ाए थे उसके नीचे लिखो। एक बात छुट्टी हुई है, केवी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है ना। और भी लिखो थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। केवी इज इक्वल टू mRT² बाई 1000 डेल एच भाप। लगता है लिखा था क्या? नहीं। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। आर है 8.314। टी है, टी है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेलेच भाप के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से पता है जी। डेलेच भाप, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपो वेपोराइजेशन। इसका यूनिट होता है जूल पर मोल। इसका एक दूसरा भी स्वरूप है इस फॉर्मूले का, इसको ऐसे भी लिखते हैं, RT² बाई 1000 एल भी। ये एल भी क्या होता है? एल भी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसकी यूनिट इस फॉर्मूले के अंदर जूल पर ग्राम। जो मैं यूनिट लिखाता हूँ एकदम एकदम याद होना चाहिए नीट की परीक्षा के लिए, नहीं तो एग्जाम में बैठ करके हुआ तुमको मक्खी मारना पड़ेगा फिर, है ना। ये एकदम याद होना चाहिए। तो इसके दोनों फॉर्मूले हैं, तुम ये भी यूज करो या ये यूज करो, थोड़ा सा अंतर तुमको दिख रहा होगा, पकड़ने वाला पकड़ लिया होगा जी। एम अपॉन डेल एच वी ए पी के जगह हम लिखते हैं 1/L भी। देख लो तुम, हमने ही किया है, फॉर्मूला सेम ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आते हैं, कभी कभी इससे भी आता है। नीट में बहुत कम आता है, फिर भी लेकिन लिख लो। तो ये तो तुम्हारा निपटता है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो तीन कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा ट्विस्ट है, एग्जाम में नहीं, आगे की प्लानिंग में। नेक्स्ट वीक हमारा ये खत्म होगा, हम एक्सचेंज कर रहे हैं सागर सर से। हाँ, क्योंकि अब रीजन आ गया है सफलिंग का।
मैटर है, सफलिंग होगा जनवरी लास्ट में, बाकी सारे बैचेज में। तो वैसे ये नीट में तो ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बी फाइव के कोई भी स्टूडेंट बी4 में नहीं आना चाहता है, दे आर सेटिस्फाइड इन देयर डोमेन, है ना, वो इधर आना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सिलेबस को मैच करना है। तो तुम्हारा हम सॉल्यूशन तक पढ़ा के मैं छोड़ रहा हूँ, फिर बाकी को मैं सॉल्यूशन तक पढ़ाऊंगा अगले 2 महीने, और उसके बाद बीच में सागर सर आएंगे और तुमको सागर सर पूरा इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे 2 महीने में, यानी कि जनवरी तक, जनवरी लास्ट लास्ट होते होते ऐसा। हाँ, एक डेढ़, क्या चाहिए, क्या नेक्स्ट मंडे को? हाँ बस मान के चलो ना, एक हफ्ता और मानो ना, हम जब तक निपटा नहीं देते हैं, है ना, ऐसा। तो ऐसा करके, तो पहले तो प्लानिंग था कि हम पूरा निपटाएंगे, लेकिन नहीं, अभी हुआ कि नहीं, सभी को एक बराबर करो, सारे बैच को, ऐसा है। तो ठीक है, कोई फायदा, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक पसंद, इनऑर्गेनिक में ही ज्यादा नंबर आता है भाई, आसान पड़ता है पढ़ना तुमको, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, और थोड़ा याद करना पड़ता है। इसमें याद उतना नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला याद है, प्रैक्टिस की हो तो क्वेश्चन बनता है, उसमें साला पता ही नहीं चलता है कहाँ से का ऑर्डर, कभी बोलता है बढ़ रहा है, अभी बोलता है कि नहीं यहाँ घट रहा था, तुम गलत बोल रहे हो। हर जगह एक्सेप्शन है, कोई भी ऑर्डर इनऑर्गेनिक में परफेक्ट है ही नहीं, तुम जब पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते बोलेगा लो अब घटना चालू हो गया, और एग्जाम में याद नहीं रहता है वो। लेकिन तुमको पता नहीं, नंबर उसी में आता है। हमने इनऑर्गेनिक में, हमारे पेपर में आए थे 12 क्वेश्चन, हमने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा था, 10 हमने सही कर दिया था, ऐसा है। लेकिन वो पूरा परफेक्शन है ना, तो नंबर बहुत आता है। लेक्चर में नींद आता है, तो वो क्या बोलते हो, मिर्ची खा के पढ़ो ना, नींद आता है तो ऐसे नींद आता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना भाई, है ना। लेक्चर में नींद का प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट तो ऐसा है, तो क्या करोगे। हाँ, गांजा पी करके पढ़ो, सही बात है, कल बताए थे ना आइडिया, अभी तो देखो, आर्या पी रही है, घोल के लाई है लगता है बॉटल में, लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड गांजा। चलो, तो ये हो गया, हम कुछ सवाल लिखते हैं, तुम लोग इसको देखना थोड़ा बना करके, हाँ। बेवफ- आओ बाबू, लिखो। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड solution is 250 डिग्री सेल्सियस, and the amount of and the mole fraction of solute is 0.1, kb is 1.86। सब तो दे ही दिए, तो पूछा फिर क्या है भाई रे भाई, तो पूछने के लिए बच्चा क्या है, रुको। देन फाइंड मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो तो भाई, क्या करोगे तुम, अगर पानी का बीपी दिया है, सॉल्यूशन का भी बीपी दिया है, दोनों का बीपी दिया है, तो बताता है मोल फ्रैक्शन निकालो, कैसे निकालेंगे। चलो चालू हो जाओ, चालू करो। तो हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से अधिक होता है, एंड इन दिस केस वी यूज फॉर्मूला डेल्टा टीवी, केवी इंटू एम। फॉर डेल्टा टीवी वी कैन राइट टीवी माइनस टी नॉट वी इज इक्वल टू केवी एम। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है ना, बड़ा सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन खाली आना चाहिए, करो तो। और चश्मा वाला ठीक है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना चाहिए मजा।
चलो, हमें लगता है एम आया है, क्या बोलते हो? 80 आया है जी। आई। एम के बाद तुम लोग का दिमाग कहाँ चला गया रे? खत्म आदमी एकदम है। एक सब सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है, कल भी लिखा था। एम बाई एम प्लस। और पानी के पानी है देखो ऊपर, तो कितना आएगा? 55.5। तो जो तुम्हारी एम है ना वहां पे रख दो, तुम्हारी एक्स मिल जाएगी। रखो। एम कितना? 80 पॉइंट कितना बोला रे? 64 रख दो। हाँ तो तुम्हारा एक्स मिल गया। है ना, एक्स तुमको छोड़ेगा नहीं भैया। ढूंढो कितना आएगा ये वैल्यू, काट कुट के देखो, देख लो कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर तो बहुत भारी थोड़ी नहीं है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। जीरो पॉइंट 59। ठीक है ना, सही है। अच्छा है। क्या सुन रही है रे? आया क्या? हाँ वही तो सही है। नमस्ते नरसिंहा। if if an aqueous solution of sugar boils at 350 degree Celsius, kb is 1.86, then find मोल फ्रैक्शन। नहीं मोल मत निकालो, मोलालिटी ही निकाल दो ना। मोलालिटी करो जी। हाँ, अगर एक्वा सॉल्यूशन है चीनी का, वो 350 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, तो बताओ उसकी मोलालिटी कितनी है? सॉल्यूशन की मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन सोचो तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा टीबी केबीएम है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। उसी में तुमको सोचना है, जो सोचना है सोच लो। ये क्या बज रहा है यार? हम्म, समझ में नहीं आ रहा है। कितना आता है? सही होगा वैसे। है ना? आओ तो, कैसे किए हो तुम लोग बताना तो जरा। आएंगे। इसको ऐसे लिखेगी ना, टीबी माइनस टी नॉट बी केबीएम। एक बात बोलो तो टी नॉट बी कितना लिखे हो? हाँ लिखे ना, यही जानना था। न कई बार लोगों को लगता है कि सर क्वेश्चन अधूरा है। नहीं जी, एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। जो नॉर्मल होता है वही लेते हैं जब क्वेश्चन में नहीं देता हो तो। अच्छा, ये डिफरेंस है क्या? तो हमें लगता है केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो बिना कन्वर्जन किए लिख देते हैं, टीबी के जगह लिख दो 350, और इसके जगह लिख दो 100। अब के भी तुम्हारा दिया है, तो एम देखो मिल गया। एम आ गया। कितना होगा बाबू? बोलो ना। 250 डिवाइड बाई 1.86। ठीक है, इसको भाग दे दो, तुम्हारा स्मॉल एम आ जाएगा। ऐसा तो करते हैं। सर पीछे वाला कर्टेन लगाओ, पीछे वाला चमक रहा है, हाँ चमक रहा है बिल्कुल। देखो तो साइराज वो बंद करो तो, देखो तो कोने वाला।
छापो जी। ओके, तो यहाँ पे ये कोई भारी टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर ही आसान है। तो तुम्हारा यहाँ पे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म होता है। तीसरा हेडिंग तो न्यू पेज से लिखना। हाँ, नया है ना, तो नया से लिखना पड़ेगा ना। डिप्रेशन, आज हम बताएंगे डिप्रेशन का कारण क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आओ जी देखते हैं हम लोग। आओ ठीक है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो पहले इसी का डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये तो समझना बहुत मुश्किल लगता है थोड़ा, क्योंकि उतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि सर क्या है, नहीं हमको तो पता है जहाँ पे फ्रीज करता है, ऐसे थोड़ी होगा फिर जहाँ पे फ्रीज करता है। आओ समझाते हैं इसको। इसको समझने के लिए हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ से सोचेंगे, हर चीज का डिस्कशन फिगर से मिलेगा। आओ देखो। बे- कोई गम नहीं। बनाओ ना, बनाओ। सराउंडिंग प्रेशर है। प- अब रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग बनाओ ना मत, चुपचाप रुको, रुको, रुको। देखो समझाता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पूरा अंधेरा कर दिया देखो। तो कल हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा था, ठीक है। तो हम उसमें बोले थे कि कोई लिक्विड है, इसकी खुद की प्रेशर होती है पहले से ओरिजिनल स्टेट में, और उसको गर्म करो, और गर्म करते 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 उसके प्रेशर को कहां तक पहुंचा दो, सराउंडिंग के बराबर। और जहां पे सराउंडिंग पे पहुंचता है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब समस्या है सर, फ्रीजिंग पॉइंट फिर क्या होगा। यहां तो गर्म थोड़ी ना करेंगे, ठंडा करेंगे। तो अब यहां किसके बराबर करेंगे, यहां सराउंडिंग वराउंडिंग नहीं है, तो सुनो इसका अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। यहां कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुना, पानी का एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो, देखो उसके बॉटल में पानी है जिसमें वो मेढक भर करके लाई है, वही पानी पी रही है, ठीक है। अभी वो पानी ठंडा है क्योंकि उसमें मेढक है। तो अभी वो पानी का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री होगा, एग्जाम्पल के लिए 30 ही होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर अभी 30 है, तो 30 के आसपास होंगे। अगर उसको मान लीजिए हमको फ्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीजर में डालना पड़ेगा। तो फ्रीजर में डालने से होता क्या है, उसके टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होते हैं, कमता है। अच्छा, जब कमेगा ना, तो कमते 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 तुम देखोगे कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ना, तो तुमको दिखेगा कि बर्फ बनना चालू हो गया है। तो हम बोल देते हैं ना कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 है, हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो जाता है 0 पे जाने के बाद। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता था, पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद उसका खुद का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे किसके बराबर होता है, यहाँ पे सराउंडिंग बराबर होगा, तो ये तो फ्रीज थोड़ी ना होगा भैया, ये तो फिर खोलने लगना चाहिए था। यहाँ कुछ और होता है, समझो क्या होता है। देखो,
अगर पानी को तुम फ्रीज कर रहे हो तो पानी का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? बर्फ होता है, आइस होता है। तो सुनो, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जैसे कि लिक्विड की वेपर प्रेशर होती है, वैसे ही सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। तुमको थोड़ा उटपटांग लगेगा कि सर सॉलिड वेपर कैसे बना सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। ये बहुत हाइयर इसमें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, उसके सरफेस के पार्टिकल एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करके उसके कुछ पार्टिकल्स उड़ते रहता है ऑटोमेटिक। ये तुम फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम नॉर्मली यही समझते हैं ना कि सॉलिड यार वेपर कैसे बनेगा, आइस थोड़ी ना वेपर बनेगा। लेकिन आइस के कुछ पार्टिकल्स वेपर बन के उड़ते हैं, तो आइस का भी वेपर प्रेशर होता है। लेकिन ध्यान रहे, सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो बोला गया कि अगर कोई पानी है जो 30 डिग्री सेल्सियस पे था, हम उसको फ्रीजर में रख के उसका टेम्परेचर को हम डाउन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे ही जीरो पे आता है, तो वो जो पानी था ना, उसका वेपर प्रेशर खुद का अपने ही सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। देखो स्टेटमेंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है या वह पॉइंट है जहां पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के बराबर हो जाए। सर अगर पानी है तो पानी का सॉलिड फॉर्म कौन है? आइस है। तो आइस का वेपर प्रेशर मान लो यहां है और पानी का यहां था, तो जैसे 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 कमते 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 आएगा ना, और जैसे ही आइस के लेवल में आता है ना, वैसे ही पानी किस में कन्वर्ट होने लगता है? बर्फ में आता है। तो यहां पे यही छोटी सी बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के बराबर होता था। यहां पे कोई सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब दूसरे सॉलिड के मत कर देना, खुद का सॉलिड, अगर मान लो दारू है तो दारू का बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसके बर्फ से कंपेयर करना है। पानी है तो पानी का जो बर्फ होगा ना सॉलिड फॉर्म, उससे कंपेयर करना है। मतलब कोई भी लिक्विड ले लो, उसके टेम्परेचर को घटाओ, घटाते 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 जब उसके खुद का प्रेशर अपने ही सॉलिड के प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इतना ही नहीं, हम लोग अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ के निकले हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, याद है ना? जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, तो हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल में पढ़े थे, याद है ना? तो उसमें हम इसे बताए थे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में वाटर और आइस एक दूसरे से क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। इट मींस कि फ्रीजिंग पॉइंट का एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये सारा बात हुआ है अभी, डेल्टा एस थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाए हैं, सब तुम लोग भुला जाते हो। तो कुल मिलाकर के फ्रीजिंग पॉइंट का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने ही सॉलिड के बराबर हो जाए। आओ जरा देखते हैं फिगर से। फिगर से जो चीज समझ में आएगा ना, वैसे नहीं आता है। देखो ध्यान से सुनना, इसमें हमने दो कर्व लाइन बनाए हैं, ध्यान से देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि पानी। और ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सत्य बात है, याद करो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बोला था कि जो सॉल्यूशन होती है उसकी वेपर प्रेशर अपने सॉल्वेंट से क्या होता है? कम, क्योंकि जब हम कुछ डालेंगे ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। पहला रॉल्स लॉ में ही पढ़े थे ना। तो अगर ये ग्राफ सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर का, तो गारंटी है सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब जरा सुनो, ये जो सीधा वाला लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को। किसको? सॉलिड को। अब सुनो, ये है पानी और ये है पानी का वेपर प्रेशर, ठीक है? तुमको इसको फ्रीज करना है तो कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी खुद की वेपर प्रेशर किसके बराबर हमको लाना पड़ेगा? सॉलिड के। तो देखो इसको पीछे की तरफ खींचते हैं लाइन को, देखो इसको पीछे की तरफ जब तुम खींचोगे, बहुत खराब खिंचा रहा है, बाप रे बाप। तो कहीं इधर आकर के एकदम बेकार हो गया जा, बाप एकदम खराब हो गया रे। मान लो एक्चुअली ये सीधा आएगा, ऐसे समझ रहे, भावनाओं को समझो, है ना? भावना को समझना इंपॉर्टेंट है ना? देखो इसे, एकदम बेकार हो जा रहा है यार, कुछ तो करो यार। हाँ एकदम बेकार हो जा रहा है, रुको ना, कुछ तो करते हैं। आ, आजा 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 आजा, आ हा, कट गया, देखो। हाँ देखो देखो देखो, तो ये था किसका वेपर प्रेशर? सॉल्वेंट का।
हम क्या बोल रहे हैं, इसके प्रेशर को घटाओ, इतना घटाओ कि वो सॉलिड के बराबर हो जाए। देखो हमने घटाना चालू किया, ये ग्राफ इधर की तरफ बढ़ रहा है, घटते 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 अपने सॉलिड पे आके यहाँ पे टच किया है ना। जहां पे टच किया है वहां से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करो, तो कहीं पे कट करेगा ना। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जो उस लिक्विड का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये है सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर कुछ होता है, उसके वेपर प्रेशर को घटाओ, कैसे घटेगा, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। क्या इधर से इधर आएंगे तो एक्सिस पीछे की तरफ आएगा ना, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना। ये डाउन होते होते देखो इस टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचा ना, इसका वेपर प्रेशर किसको टच कर गया, अपने ही सॉलिड के प्रेशर को। और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। आगे सुनो, ये तो है ही इतना ही, और सुनना। ये था सॉल्वेंट और उस सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन है, मतलब ये पानी है और ये पानी में नमक घोल दिए। जरा इसका फ्रीजिंग पॉइंट पे कमेंट करो तो, आओ टच करो तो, कैसे करना है टच, देखो तो, खींचो इसको। थोड़ा मैं इस लाइन को बड़ा कर लेता हूं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा ये, और मैं थोड़ा इसे बढ़ा लेता हूं ताकि टच हो जाए अच्छे से। देखो, जब इसको तुम पीछे की तरफ खींच करके लाओगे तो कहीं यहां पे आकर के टच करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर जो इससे बना हुआ सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहां आ रहा है, देखो तो। अच्छा, ये तो बहुत भारी बात हो गया। मतलब उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यहां है, मैं लिख ही देता हूं। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं T0F। वैसे ही है, समझ गए होगे, कल जैसे पढ़ाए थे टीबी वाला। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं TF। तो जरा देखना तो, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे है, लेकिन उसके बने हुए सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये तो लगता है इससे कम है। अच्छा, कल बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं था, देखो जाकर के। बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्यूशन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उस टॉपिक का नाम क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आज देखो ये चीज नहीं है। आज जैसे ही हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट पीछे आ गया है, इसलिए इसका हेडिंग क्या बना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज बहुत सारी बातें इसमें करेंगे, ये ग्राफ तो पहले बना लो ना, ये ग्राफ में भी और दो तीन बातें हैं, पहले इतना बना लो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, है ना। इतना पहले बनाओ और इसका एक दो डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो आहा, देखो लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ओके, यहां तक तो सही है जी। इसका दूसरा भी डेफिनेशन है, और द टेम्परेचर at which solid and liquid coexist in equilibrium। ये दोनों डेफिनेशन सही है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना, अलग अलग पेन से बनाओ जैसे मैंने बनाया, ताकि वो क्लैरिटी आता है, नहीं तो सब खिचड़ी होगा फिर। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान रखना, कोई हाई लेवल चीज नहीं है, लो लेवल है।
इसको उससे बनाएगा ना, कंपास से, तो बड़ा एकदम शार्प बनेगा, ऐसे एकदम आर्क जैसा। एक्चुअली वो एकदम आर्क है, ऐसे है सीधा, है, लेकिन ठीक है, समझो में, भाव समझ में आना चाहिए। कितने लोगों ने खत्म कर दिया? 126 क्वेश्चन खत्म। अब क्यों करेंगे ये बोले, अब क्यों करेंगे, पागल है क्या? क्यों करेंगे? अच्छा, इसलिए नहीं कि इसको पता तो लगता है कि सर का मूड चेंज हो जाएगा अंतिम में आते आते ना रे। अच्छा ठीक है, जो कर लिया वो बढ़िया है। कम से कम इसी बहाने थोड़ा रिवीजन तो हो गया ना, है ना? ये ठीक है, फिर भी है ना, एग्जाम में रिवीजन करा लो ठीक है, लेकिन पूछो मत, है ना? ऐसा, रिवीजन करा लो यहाँ तक तो सही है, पूछो मत। कब तक बचोगे? जीटी आ रहा है ना, जनवरी में, 31 तारीख। 31 है ना? जेई जेई तो पहले हो जाएगा, जेई तो पहले हो जाएगा ना। जेई तो समझ लो 15 के बाद ही होगा, 15 से 20 के बीच में, ऐसा। 20 से 30 के बीच में है। हाँ मतलब उससे पहले तुम फॉर्म, तुम लोग का सेंटर कहाँ डाले हो? कहीं घर साइड में डाल दिया क्या? पुणे में डाला है ना, तो इधर ही आसपास होगा। तो ये लोग ले जाएंगे क्या है, ये एकेडमी ले जाएगी? अच्छा, कि पेरेंट्स को छोड़ देंगे, पेरेंट्स के ऊपर? पेरेंट्स की क्या कोई जरूरत नहीं है इसमें, है ना? एक ही बार में रहेगा सबका, एक जगह जाकर दे देना। जाना ही तो है सिर्फ, है ना? और कुछ खास तो है नहीं, जाना है। कुछ नहीं, 10-20 रुपये भाड़ा लगेगा तुमको जाने आने में। हाँ, जाना है सिर्फ। ये हुआ, अभी देखो, अभी बहुत सारा चीज में होना बाकी है। ये ग्राफ में कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नीचे आओ। तो इसके बाद आता है फैक्टर, जैसे कल पढ़े थे वैसे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिज। हाँ जाओ ना, जाओ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, जाओ। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। पहला, पहला नहीं, एक्चुअली सुनो, इसमें एक ही फैक्टर है। पहला वाला में 4 फैक्टर था, बॉइलिंग पॉइंट में 3 फैक्टर था, इसमें मात्र एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट, एक ही है बस। लिखो एडिशन ऑफ, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। ये आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि बाकी का फैक्टर इसमें क्यों नहीं है, आकर के मेरे को बताना। जिसको आंसर मिल जाए मेरे को आकर बता सकते हो, क्यों बाकी के फैक्टर इसमें नहीं है। ये सोचने वाली बात है, तो बोलो हम क्यों सोचे सर, सोचना चाहिए। तुमको जवाब मिलेगा, सोचोगे तो जवाब मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑन एडिंग solute in solvent, freezing point of solvent decreases, but boiling point increases।
बोलो। बोल रहा। हो गया। पर जल्दी लिखो ना भाई। बहुत धीरे धीरे लिखता है लो। हैं? हाँ रे। क्या है, भुर्जी है क्या मेढक का? हैं? मेढक को मराठी में क्या बोलते हैं? मेढुक। मेढुक ना। बा। मेढुक। मेढुक। हाँ। हमारे यहाँ बिहार में पता है क्या बोलते हैं? पता है क्या श्रुति, तुमको पता है यूपी में क्या बोलते हैं मेढक को? हट। तुम रह रहे हो, तुम महाराष्ट्र में रह रही है ना बचपन से, इसीलिए तुमको सब भुला गई। हमारे यहाँ ये बोलते हैं, देखो पढ़ के देखो। पढ़ पाओ तो। बेंग। बेंग बोलते हैं। बैंग नहीं है। बैंगन नहीं लिखा, बेंग बेंग, मेढक को बेंग बोला जाता है। बेंग का सब्जी बोल रहा है। बेंग बोलते हैं मेढक को। है ना। ओके जी। देखो आओ। तो ये है सॉल्वेंट। पानी होगा। इसकी कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगी, अभी हमने उधर एजम्पशन भी किया था। लिख लो T0F। देखो सब कुछ एकदम कंपेयर करके पढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट में ए मानसी ही कर रही है, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट ही चल रहा है तो एंजॉय कर रही हो, इधर भी एंजॉयमेंट ही चल रहा है। देखो उधर T0 भी बोले थे, इसको क्या बोल रहे हैं? T0F। सेम है। जब वहां बोला था हमने टीबी, जिस किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट था? सॉल्यूशन के लिए। इसको पता है क्या बोलते हैं? वैसे ही लिखेंगे, कोई अंतर नहीं करेंगे। TF। ये बैंक बाद में लोग लिख लेगा ना, काट दो साले पागल आदमी लोग हैं। है ना? लोग सोचेगा कि लगता है बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट बैंक का है क्या। अच्छा अभी हमने पढ़ा यहाँ पे स्टेटमेंट में तो क्या लिखा है देखो तो। सॉल्यूट को डालने से फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होता है? ये लेकिन कल क्या हुआ था? वो क्या हुआ था लेकिन था किसका? बॉइलिंग। हाँ तो बात सही है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए हेडिंग का नाम क्या है? डिप्रेशन। अब पता चला ये डिप्रेशन, ये दूसरा डिप्रेशन है, डिप्रेशन गिरने को बोलते हैं, है ना। तो देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या देखो तो, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, T0F - TF। ये कंपैरिजन करके देखो, तुमको डाउट होगा, कल से कंपेयर करो, अलग है कंपेयर करो। अलग है भैया देखो। अलग है। कल सॉल्यूशन वाला पहले लिखे थे, तो तुमको समझ में आना चाहिए क्यों लिखे थे। वो बढ़ रहा था, तो हम जब भी घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तुम यहां वो दिमाग मत लगा देना। यहां पे बोल रहा है घट रहा है, तो जो बड़ा है वो कौन है? सॉल्वेंट का है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। उल्टा है यहाँ पे, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा कल उसको डेल्टा टीबी बोले थे क्या? तो इसको क्या बोलेंगे बोलो? डेल्टा TF। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली उसी तरह यहां भी बनाओ। रॉल्ट्स लॉ यहां भी आएगा, सेकंड पॉइंट। राउल्ट्स। राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DFP। DAP नहीं, DFP। 0.26%। हो गया। भाई जल्दी बना। चलो इसका स्टेटमेंट देखो। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, एकदम सेम जा रहा है सब। कल जैसे था डेल्टा टीवी, आज क्या है? डेल्टा TF। कोई चेंज नहीं है, तुम देख सकते हो। वहां पे कांस्टेंट आया था KB, यहां कौन आएगा? मार दो। KF है ना। KF। KB का नाम क्या था? लो भुला गया, एक ही दिन में भुला गया जा।
जा भुला गया। केबी का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या होगा? उसका एक दूसरा नाम क्या था? ई बुलियो। इसका नाम क्या होगा? वहां बुल था तो यहाँ काऊ लिख दें? ऐसा है क्या? नहीं, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत खतरनाक नाम है जी। छापो। आओ ना, खोलते हैं इसको। और तो लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ है इज इक्वल टू के एफ एम। तो टी एफ के एफ एम प्लस टी नॉट एफ। अभी मेरे को बताना तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, हम मैं लिखा कैसे ये देखो तो। यहां तक लिख के समझो। है? अब पता चल गया होगा इसका, कुछ तो होने वाला है। ऐसे जब जब होता है तो कुछ होता है। तुमको पता चल गया होगा ग्राफ। और इसका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। सब सेम है। केमिस्ट्री पता है पूरे 2 पेज में समराइज कर सकते हो पूरे फिजिकल को। सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग से जो पढ़ेगा ना। अब इसको करेंगे। देखो ये है बाई, और ये बाई की एक्स है, और ये बाई की सी है। एकदम सही बात है। प्रैक्टिकली सही है। आओ देखो। मारो। एक्सिस लो। टीएफ लिखो। यहाँ पे किसको लिखना पड़ेगा? एम को। काटो कहीं पे। ऐसे बनेगा ग्राफ, देख लो। और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस के एफ। और इसका इंटरसेप्ट आएगा टी नॉट एफ। छापो। चलो भाई, हो गया। इसमें यूनिट वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ। के एफ और के यूनिट सेम होगा, फालतू का टाइम पास है। हाँ।
लगता है कुछ हो रहा है नीचे क्या? ये एनुअल फंक्शन है? हाँ? तुम लोग देखना चाहते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं, इस पे लाइव प्रसारण होगा। पुष्पा में क्या जाओगे करने? तो उधर से देखोगे तुम यहाँ का? अच्छा, देखने तुमको नहीं देंगे ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी करेंगे एनुअल फंक्शन। बोलो। तुम लोग नाचने के लिए खाली तैयार रहो। कुछ नाचने में कोई भार नहीं है, आर्या से। आर्या को पता है ना कैसे नाचते हैं ना? है ना? तुम लोग सब तैयारी करो नाचने गाने का बढ़िया, क्या बोलते हो सृष्टि? हाँ। हाँ। न्यू ईयर में कर सकते हैं, हम लोग भी नाच सकते हैं। अब बढ़िया नाच सकते हैं उसे, बच्चे लोगों से। अच्छा, वो लोग इसीलिए उधर कर परेड करा रहे थे लगता है ना? तो परेड करा रहे हैं ताकि वो नाचे अच्छा से, इसलिए क्या? अच्छा ऐसा है। हम लोग भी कुछ सोचते हैं ऐसा जिंदगी में, रुको तो। आए। 31 को जीटी है ना, उसको एक दिन पहले रखवाते हैं, क्या बोलते हो? अच्छा। आए। होना चाहिए यार, रुको ना, सोचता हूँ मैं, बात करता हूँ विरासत से। नया नया आइडिया हम लाते हैं, रुको कर दो। अरे कुछ करते हैं ना, रुको ना। अरे सारा व्यवस्था है, कुछ हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे तो। देखो यही सब करने से क्या है ना, थोड़ा लाइफ में एडवेंचरस बनना रहता है, समझ में आ रहा है ना? सब करते रहना चाहिए, नहीं खाली पढ़ते पढ़ते दिमाग सब जंग लग जाएगा। नहीं ऋतुजान सर नहीं बताएंगे, बताएंगे राज सर। सूर्यकांत सर क्या बोल रहे थे? इमेजिका ठीक है, बट उतना मजा नहीं है जितना मजा इमेजिका में सब लोग गया होगा यार, मोस्टली हमें लगता है। ऐसा नहीं कोई नया है इमेजिका। तो सब लोग जाते रहते हैं, नॉर्मल है। कहीं दूसरे जगह चलो, चलो पाकिस्तान चलो। हम थोड़ा नया आना चाहिए, थोड़ा पाकिस्तान। आए। हाँ वही तो। नहीं, रसिया नहीं, सीरिया सीरिया। सीरिया जानते हो? आतंकवादियों का देश है। थोड़ा एडवेंचर तुमको लगेगा, दो चार गोली लगेगा ना, है ना? तो मजा आएगा। अरे हाँ वही तो। वृंदावन लेके चलें? ये आइडिया थोड़ा सही लगता है। वृंदावन का है ना, ये आइडिया सही है। चलो वृंदावन चले। चलो दिल्ली चले। दिल्ली नहीं। कहाँ, बैंकॉक? बैंकॉक। बैंकॉक जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है। एमडी करने चले जाना तुम, एमबीबीएस करने के बाद। है ना, देखो आओ। बिहार जाके एमडी करोगे तुम? बिहार जाके एमडी करेगी? बिहार से एमडी मत करना। मैंने गड़बड़ा जाएगा। ऑपरेशन करना होगा पेट का, कर दोगे पीठ का। आए। आओ। फिर दुबई जाओगे अब? इधर नहीं मजा आ रहा है क्या? आओ इस ग्राफ को फिर से एक बार देखते हैं। देखो इस ग्राफ में बहुत सारी चीजें जो है ना छुपी हुई है, उसको देखना है, परखना है। देखो सुनो, तुमको इतना तो समझ में आया अभी कि सर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का होता है कम, उसको घटाओ तो जहां टच किया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जहां टच किया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कम होता है। बात सही है। इस ग्राफ से एक और भी चीज निकल सकता है, ध्यान से सुनना। सर जब कम करोगे तब फ्रीज होगा, उल्टा भी तो हो सकता है। ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। जरा अगर इसको इंक्रीज करके तुम टच कर दोगे ये, तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा, दिमाग लगाओ तो। बॉइलिंग मिलेगा। तो सेम ग्राफ से कई सारे आंसर मिल सकते हैं, देखो आओ। बढ़ाते हैं, चलो खींचो ना। खींचते हैं। इसको अगर पीछे की तरफ खींचोगे तो यहां टच करेगा, इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो यहां पे टच करेगा। लो चालू हो गया। तो ये जहां पे टच किया, ये किसका है? सॉल्वेंट का। इसके कोरेस्पोंडिंग
आ सकता है कुछ टेम्परेचर, और ये किसका है, सॉल्यूशन का, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आ सकता है। तो कल की कक्षा में हम पढ़े थे, जहां पे सॉल्वेंट फ्रीज करेगा, डेट इज द, सॉरी, बॉयल करेगा, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इसका सिंबल क्या था, याद है, बोलो ना, टी नॉट बी। इसका सिंबल क्या होगा, आहा, देखो तुमको इतना बढ़िया बात बताऊं, लोग मजा आ गया सर। सर ये दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो क्या हम इस ग्राफ में दोनों के डिफरेंस को डेल्टा टीबी बोल सकते हैं। अब देखो ये बहुत हाई लेवल सवाल हो गया नीट के पेपर में, ये ग्राफ बना के देगा, समझ में आया, और ये प्लॉटिंग सब देगा, और ग्राफ से पूछेगा ना कि इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालो, लोगों का होश बिगड़ जाएगा। लोग सोचोगे सोलह ग्राफ से कैसे निकलता है, निकलता है जी, बहुत सरल है। ये ग्राफ सॉल्वेंट का है, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का, और दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। मतलब ई वाला माइनस ई वाला, तो ई वाला माइनस ई वाला कराएगा डेल्टा टीबी, यहां उल्टा है, ई वाला माइनस, ना ये हमने उल्टा बोल दी है, ई वाला माइनस ई वाला, अभी लिखे थे ना, टी नोट एफ माइनस टी एफ, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो गैप है ये कहलाएगा डेल्टा टी एफ। तो ये सारा क्वेश्चन परीक्षा से आ सकता है। तो ये कॉम्बाइंड कर्व है ना, एक ही ग्राफ में सारा कुछ है, बॉइलिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इधर घटाओगे तो फ्रीजिंग, बढ़ाओगे तो बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में देखो सराउंडिंग को टच करना होता है, और फ्रीजिंग में सराउंडिंग फराउंडिंग कुछ नहीं है, कौन है उसका, खुद का सॉलिड स्टेट है। ग्राफ को कंप्लीट कर लो, फिर से बना रहे हो क्या, हम तो बोलते हैं उसी में बना लो, देखो अपने हिसाब से, उसमें बना सकते हो अलग, अगर कलर यूज करो पेन का तो उसमें हमने अलग कलर से यूज करके समझा दिया है तुमको, है ना। अभी लेकिन बाद में डाउट हो जाता है, अच्छा होगा अलग से ही बना लो ना। किताबों में ये तीन अलग अलग बनाया है, उसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, मैं एक ही में समझा दिया तुमको। इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम है, बनाओ। 5420 एक, चार सौ छियालीस। अब इसमें एक बहुत अच्छा चीज पढ़ना है, कितने लोगों ने कार देखा है जिंदगी में। अब हिंदी में बोला हूँ, उसको समझाओ, कार का ये मराठी क्या होता है। कार, कार मैंने उसमें जिसमें चार पैर, सॉरी चार चक्के होते हैं, पीला होता है, ब्लैक भी हो सकता है, समझ में आया। तो कार के इंजन में एक चीज लगा होता है, चीज, क्या लगा होता है, चीज। वो चीज पता है क्या है, रेडिएटर बोलते हैं, पता है, नहीं पता है। वो रेडिएटर के अंदर जगह होता है, उसमें कभी कभी बारिश के मौसम में मेढक घुस जाता है। So,
समझ में? तो उसको मेढक से बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसको मजाक लग रहा है, सही बोल रहा हूँ तो अभी समझाता हूँ। देखो, कार रेडिएटर के बारे में देखो। हाँ, इसमें आता है, तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं, है ना, जो मेढक को अंदर घुसने से मना करता है। वो भी केमिकल के बारे में तुमको पढ़ाऊंगा। उसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट, है ना। चलो समझते हैं। बढ़िया से बना लो, एरो वगैरह थोड़ा दे लेना जहां तहां, अगर जैसा तुमको लगे उस हिसाब से। नमस्ते कल पढ़ाऊंगा बायो, इसमें आएगा प्लाज्मोलिसिस, डीप प्लाज्मोलिसिस। तो कल, हाँ, तो सैटरडे तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कल पढ़ाई होगी, क्या बोलते हो? आए, क्या हुआ? क्या अच्छे हो रहे बोलते? देखो, समस्या क्या है कि कल पढ़ाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमने तुम्हारा सिलेबस आसान कर दिया। थर्मो आ रहा है कल के पेपर में। थर्मो ऑलरेडी हम एक महीने से पढ़ रहे थे, तो देर इज नो नीड कि कल हम क्लास बर्बाद करें, क्योंकि हमें 2 हफ्ते के बाद एक्सचेंज मारना है, तो हमारे लिए कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। तो इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। कल पढ़ा दूंगा, उसके बाद कल डीपीपी दे देंगे एग्जाम से पहले, है ना। बाद में तुम लोग सुसाइड भी कर सकते हो एग्जाम होने के बाद, तो ये रिजल्ट खराब आएगा, तो इसीलिए डीपीपी दे देंगे। मरने से पहले डीपीपी लेकर के जाने का। है ना? ऊपर जाकर के सॉल्व करना भगवान के पास, बोलना कि सुजीत सर दिए थे डीपीपी कंप्लीट करने के लिए। है ना। चलो देखो, आओ सुनो। हाँ जी, ये आए। श्राप नहीं देंगे, श्राप उराप देना बहुत खराब बात है जी। तुम लोग को सब 720 में 720 आए, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद नहीं काम करेगा, समस्या है। ठीक है, देखो आओ, श्राप खाली काम करता है। देखो, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े हैं ना, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कुछ प्रैक्टिकल डेली लाइफ से जुड़े हुए। तो तुमको मैं बताता हूं, यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, कभी किसी ने टीवी वगैरह पर देखा होगा, बाहर के देशों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, उसकी वजह से वहां पे रोड के ऊपर भी बर्फ जम जाता है। तुम लोग नहीं देखे होगे महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र में ठंड कुछ खास पड़ता नहीं है। हमारे यहाँ तो बिहार में पड़ता है, बट बिहार में इतना नहीं पड़ता है कि रोड पे बर्फ जमेगा। वहां पे लेकिन फिर भी 5 डिग्री से 5 तक आते हैं टेम्परेचर, बहुत ठंड पड़ती है। महाराष्ट्र एरिया में, गुजरात गुजरात में ठंडा नहीं गिरता है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में चले जाओ, तो वहाँ उन लोगों जगह में इतना ठंडा पड़ता है कि रोड पे बर्फ जम जाता है बाबू। अब रोड पे बर्फ जम गया, गाड़ी कैसे चलेगा? तो मान लो कि तुम हम लोग लगे तो सोचोगे तो बढ़िया है ना, बर्फ को गाड़ी में भर लो, है ना, कोड़ कर घर ले उसको यूज करेंगे। नहीं, गाड़ी पे भी बर्फ जमा है, हर जगह बर्फ ही बर्फ होता है। तो रोड को, ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा ना। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट पड़े हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना जरा ध्यान से। ये परिणति कि 1 घंटा से लगी है बनाने में, उसमें क्या करोगे अच्छा से बना करके, कुछ करना है क्या? है ना, तुमको ही पढ़ना है, ज्यादा फ्यूचर का तैयारी मत करो, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा लिख लो, 1 साल का फिर कॉपी फेंक आ जाता है। देखो, तो होता क्या है कि जैसे मान लो रोड पे बर्फ जमा है, और टेम्परेचर है माइनस -10 डिग्री चला गया है, पूरा एकदम बर्फ हो गया है रोड, अब गाड़ी चलना ही मुश्किल है। तो बर्फ, एक तो तरीका है कि बर्फ को हटाओ। तो कैसे हटाएंगे सर? जेसीबी ला करके, जेसीबी ला के उठाओगे, फिर से बर्फ जम जाएगा, क्योंकि बर्फ लगातार जम रहा है ठंड की वजह से। तो कुछ ऐसा चीज करो ना, कुछ ऐसे चीज का छिड़काव करो उसके ऊपर, जिसके कारण बर्फ पिघल जाए। तो नमक हम लोग, सब लोग जानते हैं, खाने वाला नमक मैं बोल रहा हूँ, है ना, या पीने वाला भी हो सकता है ना। तो जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही तुम बर्फ में नमक को डालोगे ना, बर्फ पिघलने लगता है। नहीं भरोसा हो, जाकर के चेक कर लेना घर पे, जब भी कभी घर जाना ना, अभी जनवरी में जिसको जाना हो। तो बर्फ इधर है नहीं, मैं तुमको दिखाता। बर्फ में हम जैसे, मैंने कभी दिखा दूंगा ला करके, है ना, कल मैं जमाता हूँ इधर, फिर बस दिखाता हूँ। बर्फ पे जैसे ही तुम नमक डालोगे ना, बर्फ ऑटोमेटिक क्या होता है, पिघल जाता है। क्यों जी? इसका मतलब, अब समझना ध्यान से, समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो ये यूएसए है, और ये अमेरिका की रोड है। अमेरिका में रोड तो इतना खराब नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और इस रोड पे, है ना, इस रोड पे बर्फ जमा हुआ है ऐसे ऐसे करके। अब हमको यहां से गाड़ी लेके जाना है जी, है ना, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है। है ना, ये गाड़ी है, ठीक है। इसका साइलेंसर लगा है पीछे, ठीक है।
अभी ये गाड़ी जा रही है, और देखो ये अगर अभी ये ध्यान सुनना, ये बर्फ है, तो बीच में जाओगे तो ब्लॉकेज है। तो अब एक तो है उपाय कि एकदम वाहियात तरीका कि सर इसको हटाओ जेसीबी से, जो कि प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है, हटाओगे तो फिर से बर्फ आ जाएगा। तो पता है बाहर के देशों में क्या करते हैं, वहां की गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, ट्रक के ट्रक नमक लाते हैं, और नमक का छिड़काव इस पे कर देते हैं। सुबह में छिड़क देगा ना, पूरे शाम तक बर्फ नहीं जमेगा। जैसे ही नमक को छिड़का जाता है ना, ये बर्फ पिघल जाता है। इसका मीनिंग क्या है जी? अभी यूएसए में -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो क्या बर्फ पिघलने से 100 डिग्री हो गया कि पिघल? जरा ध्यान सुनना, अभी -10 था, ये बर्फ था, तो क्या इसके ऊपर नमक छिड़कने से टेम्परेचर बढ़ गया होगा क्या? नहीं भैया, टेम्परेचर तो अभी भी क्लाइमेट में तो -10 डिग्री ही है। तो फिर -10 पे बर्फ पिघल क्यों गया? ये क्वेश्चन है ना। यानी नमक ने कुछ तो किया होगा बर्फ के साथ उल्टा सीधा। पता है उल्टा सीधा क्या करता है? जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग पढ़ते हैं ना पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, और तुम तो माइनस है भाई, माइनस टेम्परेचर मतलब तो पूरा ही बर्फ होगा, एकदम हार्ड बर्फ होगा, एकदम पूरा कठोर। जैसे ही हम चीनी बोल रहे हैं, नमक जैसे ही छिड़कते हैं, तो नमक क्या करता है, जो पानी -10 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बना है ना, बर्फ है, इस बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट घटा करके -30 कर देता है। मतलब अब वो जो बर्फ था ना -10 पे, उसको बर्फ बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए अभी? -30। अभी क्लाइमेट में कितना है? -10। तो पिघला हुआ ही रहेगा ना, अभी थोड़ी ना बर्फ बनेगा। मतलब जो पानी -10 पे बर्फ था, जैसे ही उस पे नमक छिड़क देते हैं ना, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर डाउन होकर के -30 हो जाता है। तो अभी -30 तो जाना मुश्किल है। -30 जाएगा तो आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली -30 तो जाएगा नहीं। तो जो रोड पे बर्फ बन रहा था वो बर्फ नहीं रहेगा, सब पानी पानी हो जाएगा। तो कार जो है इजिली आ जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब नमक ने काम किया, क्या किया? जो फ्रीजिंग पॉइंट था ना, उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। इतना डिक्रीज कर दिया कि जहां पे वो फ्रीज कर रहा था, अब वहां पे फ्रीज नहीं करेगा, और टेम्परेचर डाउन करोगे तब फ्रीज करता है। तो इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जो फ्रीजिंग करने से रोकता हो। ऐसा ही और भी एक एग्जाम्पल है, सुनना। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कार में रेडिएटर, पता है क्या देखे होगे, उसमें पानी वगैरह लोग डालते हैं, कहीं ये देखे होगे तो। गूगल पे दिखाऊं क्या? टाइम है ना हमारे पास? हाँ देखो, देखो दिखाता हूँ। हाँ देखो, आपके कार रेडिएटर प्राइस क्यों आ गया? देखो ऐसा देखे होगा तुम लोग गाड़ी में। नोट नाउ। शॉपिंग नहीं, अरे शॉपिंग नहीं, इमेज। रेडिएटर लेके हम क्या करेंगे? ऐसा होता है गाड़ी में। ये देखे हो ना, जाली जैसा होता है कार में, कभी खोलोगे ना, है ना, कभी देखे हो कहीं मैकेनिक तुम्हारे घर पे कार वगैरह कहीं बिगड़ा होगा, तो आगे से खोलोगे ना, आगे वाला आगे में होता है भैया, इंजन इंजन के पास होता है, ये लगा होता है। ये जालीदार हो, ट्रैक्टर में भी होता होगा, ट्रैक्टर में भी देखे होगे। ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर वाले लोग खोल करके पानी डालते हैं, है ना, कहीं भी गांव में देखे होगे, ट्रैक्टर में जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो ट्रैक्टर को खोल देते हैं, जब बहुत इंजन गर्म होने लगता है, इसमें पानी डालते हैं वो। इसी को बोलते हैं कार रेडिएटर। इस रेडिएटर में अगर ये रेडिएटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो इंजन सीज हो जाता है। तो इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुनना। फिर वही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इंडिया में कम आती है, इंडिया से बाहर आता है, क्योंकि इंडिया एक मॉडरेट टेम्परेचर वाले देश है। अब फिर से चलो यूएसए में। मान लो ट्रैक्टर एक है जो यूएसए में है, और यूएसए में ठंडा है, -10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत डाउन है। तो जरा सुनना, इसके भीतर तुम पानी अगर डाल दोगे, तब तो पानी फ्रीज कर जाएगा ना। तो इंजन रन कैसे करेगा? नहीं करेगा। इंजन को रन करने के लिए इंजन में बर्फ नहीं डालते हैं बाबू, पानी डालते हैं। और तुम पानी डालोगे, टेम्परेचर लो होता है तो बर्फ बन जाएगा। तो क्या इंजन रन करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब पानी तो डाल रहे हो वो सही है, कुछ ऐसा केमिकल डालो ना पानी में घोल करके, कि पानी को फ्रीज होने से रोक सके। और उस केमिकल का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एक एंटी फ्रीजिंग केमिकल होता है। जैसे ही तुम पानी में, मान लो इसमें 2 लीटर पानी जाता होगा, 2 लीटर में तुमने आधा लीटर ग्लाइकोल मिला दिया, और वो मिला करके इसमें भर दिया। अब क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर अगर -20 भी है ना, तो पानी को फ्रीज होने नहीं देता है। मतलब भाग यार
पानी को फ्रीज होने नहीं देगा। हाँ, फ्रीज होगा, कब होगा? जब टेम्परेचर -40 हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली होगा ही नहीं। तो जो वहां की क्लाइमेट की टेम्परेचर -20 है, -15 है, -10 है, जिसमें पानी फ्रीज हो सकता था, उसको बचाने के लिए जब उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालते हैं ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घटा करके -40 -50 कर देता है। तो उस प्रकार ये जो रेडिएटर है कार का ना, वो चौक नहीं करेगा, ये सॉलिड नहीं बनेगी। तो इसे पता चला इसमें हम भरे हैं पानी, वो सब सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया, इंजन रन ही नहीं करेगा, इंजन पूरा सीज हो जाएगा। पता चला? तो इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि किसी लिक्विड की जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसको क्या करता है, धीरे धीरे ये बहुत ही घटा देता है। इससे बहुत बेनिफिट होता है जिंदगी में, है ना। तो ये इसका यूज है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं ना टॉपिक, इसका काफी इस्तेमाल है। ये सारी चर्चाएं हम कल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ठीक है। कौन सा? इसमें नमक क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि नमक के पास उतना औकात नहीं है। मतलब नमक उतना टॉलरेट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा डाउन गया ना तो नमक भी फ्रीज होने लगता है, इसलिए नमक को नहीं डाल सकते। हरे कृष्णा।